एनपीएस टू इंक्लूड एश्योर्ड रिटर्न्स न्यू प्रोडक्ट्स लाइकली टू कम इन अगस्त। देखिए ये न्यूज़ है नेशनल पेमेंट सिस्टम या नेशनल पेमेंट स्कीम से रिलेटेड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी की। तो चलिए इसको कवर करते हैं। हम न्यूज़ पे बाद में आएंगे, पहले इस न्यूज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर पढ़ लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नेशनल पेमेंट सिस्टम पर आएंगे, लेकिन उसके पहले हम न्यूज़ देख लें। देखिए न्यूज़ क्या है, सामान्य तौर पर हम इसको मार्स बोल सकते हैं, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। तो अभी किस स्कीम की बात हो रही है, नेशनल पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत ही मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम की बात हो रही है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम एक बड़ी न्यूज़ को कवर करेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं PFRDA, हैज़ प्रपोज्ड अ गारंटीड रिटर्न स्कीम मार्स। कह रहा है कि ये जो एक प्रकार की अथॉरिटी है जिसको बोला जा रहा है PFRDA, इसने एक स्कीम का प्रपोजल दिया है। उस स्कीम का नाम है मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले हम बड़ी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, फिर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इस न्यूज़ को समझने के लिए ज़रूरी है नेशनल पेमेंट सिस्टम या नेशनल पेमेंट सिस्टम स्कीम को। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2003 में। कब लॉन्च हुई थी? 2003 में। इंप्लीमेंट इस स्कीम को कौन कर रहा है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA इस स्कीम को यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रहा है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट देखिए इस स्कीम को लागू करने की जिम्मेदारी, इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी PFRDA के पास है। PFRDA ने क्या किया है, एक ट्रस्ट बना दिया है। अब ये ट्रस्ट क्या करता है? रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ऑल द एसेट अंडर NPS। देखिए ये क्या कह रहा है कि आप ऐसे समझो कि नेशनल पेमेंट स्कीम है। नेशनल पेमेंट स्कीम में क्या होगा, नेशनल पेमेंट स्कीम में आपको पता है कि जो लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सामान्य तौर पर होते हैं तो उनकी सैलरी से 14% कटता है, 14% सरकार काटती है और वो चला जाता है इस स्कीम के अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। आम आदमी, प्राइवेट व्यक्ति भी इसको कर सकता है, इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। सामान्य तौर पर उसमें जो 14% सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है वो नहीं दिया जाता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो वहाँ पर 14% सरकार देगी, 14% आपकी सैलरी से कटेगा और वो चला जाएगा नेशनल पेमेंट सिस्टम में, पेंशन सिस्टम में। तो चलिए देखिए अब क्या होता है कि ये जो 14% सरकार देती है और 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉय देता है, तो वो सारा पैसा जो जाता है उसके लिए एक ट्रस्ट बना दिया गया है। किसके द्वारा? PFRDA के द्वारा। अब ये ट्रस्ट क्या है? रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ऑल एसेट्स अंडर NPS। अब जो भी एसेट्स आया है, जो भी पैसा आया है, उसका ओनर कौन होगा? ये जो ट्रस्ट बनाया गया है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट बेसिकली एक थर्ड पार्टी होता है। जैसे आपको पता है कि मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन हो रहा है तो वहाँ पर सामान्य तौर पर, जैसे साईं बाबा आपने ट्रस्ट सुना होगा, तो वहाँ पर एक आपको डोनर दिखाई देगा, एक मिनट, एक आपको डोनर दिखाई देगा जो ट्रस्ट को देता है और दूसरा आपको ट्रस्टी दिखाई देगा और तीसरा आपको उस ट्रस्ट से जिन लोगों को बेनिफिट होता है यानी बेनिफिशरीज दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट एक थर्ड पार्टी, एक एलिमेंट है जिसमें सामान्य तौर पर किसी थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है किसी खास कोष को संभालने के लिए, फंड को संभालने के लिए। तो ये जो नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट है ये बेसिकली नेशनल पेमेंट स्कीम के अंतर्गत जो भी एसेट आती हैं उनका ओनर इसको माना जाता है, उनका मैनेजमेंट इसके द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। अब इसके हम कंपोजिशन देख लेते हैं। तो अगर हम नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो ये कहा जा रहा है 2 टियर है ये। इसमें सामान्य तौर पर 2 अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है टियर 1 अकाउंट। अब क्या होता है देखिए, टियर 1 अकाउंट क्या होता है? नॉन विथड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट। आपका जो भी पैसा कट रहा है उसमें से पैसा 2 भागों में डिवाइड होगा, 2 अकाउंट्स में जाएगा, टियर 1 अकाउंट, टियर 2 अकाउंट।
टियर 1 अकाउंट कौन सा होता है? जिसका पैसा आप निकाल नहीं सकते हो, लिखा है नॉन विथड्रॉएबल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट, एक्यूमुलेशंस आर डिपॉजिटेड एंड इन्वेस्ट एज पर द ऑप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर। देखिए, इस अकाउंट में जो भी पैसा पहुंचेगा टियर 1 अकाउंट में, उसको आप निकाल नहीं सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी संग्रहित राशि है, जो भी डिपॉजिट है, वो क्या होगा? उसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? एज पर द ऑप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर। जिसने नेशनल पेमेंट सिस्टम को या नेशनल पेमेंट स्कीम को सब्सक्राइब कर रखा है, जो इसका लाभ उठा रहा है सब्सक्राइबर, उसकी इच्छा के अनुसार इसको शेयर में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये पैसा इन्वेस्टमेंट इसका किया जाएगा। ये याद रखिएगा, यहीं से हमको मार्स स्कीम जो हम कवर कर रहे हैं वो समझ में आएगी। फिर एक दूसरा अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं टियर 2 अकाउंट। अब बात आती है कि ये टियर 2 अकाउंट क्या है? अलाउड ओनली व्हेन देयर इज एन एक्टिव टियर 1 अकाउंट। टियर 2 अकाउंट तभी अलाउ होता है किसी व्यक्ति को जब उसका टियर 1 अकाउंट पहले से हो। दूसरा, वॉलेंट्री विड्रॉएबल अकाउंट, स्वैच्छिक रूप से इस अकाउंट में जो भी पैसा है उस सब्सक्राइबर के द्वारा ये पैसा निकाला जा सकता है। साफ साफ लिखा हुआ है वॉलेंट्री विथड्रॉएबल अकाउंट। उम्मीद है इतनी चीजें आप समझ पाओगे। अब ये देखते हैं कि नेशनल पेमेंट स्कीम को कौन कौन से लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 ईयर्स कैन ज्वाइन एनपीएस। देखिए, पहले ये सामान्य तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चलाई गई थी, लेकिन 2009 में इसको सभी के लिए ओपन कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 के बीच में है, वो नेशनल पेमेंट स्कीम को या नेशनल पेमेंट सिस्टम को सब्सक्राइब कर सकता है। बस अंतर क्या है? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% सरकार देगी, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है तो वहाँ पर सरकार किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देती है सामान्य तौर पर। अब देखिए, उम्मीद है आप नेशनल पेंशन सिस्टम समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं नेशनल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये क्या है, ये क्यों हम डिस्कस करें? सबसे पहले ये समझिए, अगर आप मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम की बात करोगे तो यहां पर हमने एक चीज देखा था कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इसको इंप्लीमेंट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके बारे में, इस रेगुलेटर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कह रहा है कि ये एक प्रकार की स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, यानी इसका निर्माण कानून के माध्यम से किया गया है। दूसरी चीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत ये फंड आता है, यानी जो भारत में वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, यानी वित्तीय सेवा विभाग जो है उसके अंतर्गत ये फंड आता है। अब इसका काम क्या है? टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है या नेशनल पेंशन स्कीम है उसको प्रमोट करना, उसको रेगुलेट करना और ये प्रयास करना कि उसका ग्रोथ हो, अधिक से अधिक लोग उसको सब्सक्राइब करें। ये हो गया इस फंड का काम। आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं मार्स स्कीम के बारे में कि आखिर ये मार्स स्कीम है क्या। देखिए, इसको पढ़ने से पहले अब हम टियर 1 अकाउंट पर चलेंगे तो आसानी से आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर हम टियर 1 अकाउंट में आए तो हमने यहां पर सेकेंड पॉइंट देखा था, एक्यूमुलेशंस आर डिपॉजिटेड एंड इन्वेस्टेड एज पर द ऑप्शन, इन्वेस्टेड एज पर द ऑप्शन ऑफ द सब्सक्राइबर। यानी टियर 1 अकाउंट में जिसने भी नेशनल पेंशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर रखा है उसकी इच्छा के अनुसार इसको क्या किया जाता है? इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो भी टियर 1 अकाउंट में पैसा होता है। अब वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी कंपनी के शेयर में, दूसरा कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि मान लो मैंने नेशनल पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे टियर 1 अकाउंट में जो पैसा है मैं चाहता हूं कि किसी कंपनी के मैं शेयर खरीदवा लूं, तो मैं कहूंगा कि मेरे पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए किसी कंपनी के, या मान लो कि शेयर खरीद लेता हूं मैं किसी कंपनी का, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश।
तो याद रखना, मैंने कहा कि मेरा जो टियर 1 अकाउंट में पैसा है उसके द्वारा किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाए, तो मेरे पैसे से शेयर आ गया। और आपको पता है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर शेयर का वैल्यू कभी बढ़ जाती है, शेयर का मूल्य कभी गिर जाता है। तो मान लो कि मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और मैंने मान लो टाटा कंपनी के शेयर खरीदे और शेयर की वैल्यू अचानक से बहुत गिर जाए, इससे मुझे नुकसान होगा। इस नुकसान से बचाने के लिए अभी क्या हुआ है कि स्कीम का प्रपोजल आया है मार्स। स्कीम का नाम अब थोड़ा फिर से ध्यान से देखिए, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। अब ये देखिए क्या है, देखिए करेंटली द एनपीएस गिव्स रिटर्न्स एनुअली बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन। अभी जो आपको नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से जो रिटर्न मिलता है वो मार्केट या प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन के आधार पर मिलता है। मान लो आपने शेयर परचेज किए, शेयर का रेट गिर गया तो आप नुकसान में हो गए, तो आपको घाटा हो गया। तो इसका मतलब है आपको मार्केट कंडीशन के आधार पर नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए क्या हुआ है कि जो आपने ये एक फंड पढ़ा था, फंड का नाम क्या था, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने कुछ प्रपोजल किया है। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं ये प्रपोजल क्या है। टू हैव अ सेपरेट स्कीम दैट कैन ऑफर अ गारंटीड मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न टू एनपीएस सब्सक्राइबर। यहां पर जो ये फंड है इसने क्या किया है, मार्स स्कीम का प्रोविजन किया है। मतलब एक मिनट रुक जाइए, धुंधला दिख रहा है। तो अभी देखिए, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक क्या था कि मान लो मेरे टियर 1 अकाउंट में जो पैसा है, मैंने कहा कि उससे रिलायंस के शेयर परचेज कर लिए जाएं, लेकिन अब शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई तो मुझे नुकसान हो गया। तो इससे नुकसान क्या होता था कि बहुत लोग कतराते थे नेशनल पेंशन सिस्टम में आने से। वो डरते थे कि इससे फ़ायदा क्या है कि अगर मेरा कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ और शेयर की वैल्यू गिर गई, बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कम हो गया, तो लोग इस स्कीम को ज्वाइन करने से कतराते थे। अभी क्या हुआ है, अभी फिर धुंधला हो गया। देखिए, तो उम्मीद है आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इसको समझिए कि सामान्य तौर पर जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अगर रिटर्न नहीं आ रहा है तो लोग इन्वेस्टमेंट से डरते थे। अभी क्या हुआ है, इसके लिए एक प्रोविज़न किया गया है, एक प्रपोजल रखा गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अगर उस इन्वेस्टमेंट में पैसा डूबता है तो उस पैसे में कुछ निश्चित भाग को उस सब्सक्राइबर को वापस किया जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मार्स स्कीम क्या है। फिर से बता रहा हूं, मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा 100 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दो। मान लो, ऐसा नहीं, ऐसे मानो कि किसी व्यक्ति का 500 रुपए शेयर के जो मार्केट पावर्स होती है, डिमांड सप्लाई के ऊपर नीचे होने के कारण किसी व्यक्ति का 500 रुपए डूब गया। मार्स स्कीम के तहत क्या किया जाएगा कि कुछ मिनिमम राशि को इंश्योर किया जाएगा। कैसे, देखिए 500 रुपए डूब गए तो पूरा पैसा उस सब्सक्राइबर को नहीं दे सकती है सरकार। तो यहां पर क्या होगा, कहा जाएगा कि ऐसा करिए 250 आप वहन कर लीजिए नुकसान और 250 हम आपको दे रहे हैं। तो इससे जो नेशनल पेंशन सिस्टम को जिस व्यक्ति ने सब्सक्राइब कर रखा है उसको मात्र 250 का नुकसान होगा। पहले उसको कुल मिलाकर 500 का नुकसान हो रहा था। उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। अब अगर आप मार्स स्कीम को पढ़ोगे तो सेम वही बात कर रहा है। 500 वाला एग्जांपल याद रखो, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, कुछ पैसा वापस किया जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।